गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो आज से मैं कुछ एक दो वीडियो आएंगे जिसमें हम 2022 कहाँ से 2022 से लेके 2024 इनके बीच में जो भी कुछ नए मूर्तियां स्थापित हुई हैं या फिर कुछ मंदिर बने हैं, जो भी हैं, जो कला के करंट अफेयर से लेके, यानी कि जो हमारे आर्ट का सब्जेक्ट है उससे जितने भी करंट इनको लेके मैं एक वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है। तो ये देखेंगे जो कि हमारे जो आने वाले एग्जाम्स है, दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स है। एक है हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके भी डेट आ गई, जो कब है 14 और 15 मई को। और फिर जून में पीजीटी की परीक्षा जून में है और टीजीटी की परीक्षा मई में है। और जून और जुलाई में कब है हमारी आरपीएससी, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा जो स्कूल एजुकेशन की भर्ती आई थी लेक्चरर की, उसकी। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे और पॉइंट्स को नोट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या राम मंदिर को लेके चलेंगे, जो हमारा क्या है बहुत दिनों से संघर्षरत था। इसके बाद आखिरकार इसका निर्माण शुरू हो गया और चल रहा है। अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ, उसमें मूर्ति स्थापना हो गई, लेकिन पूरा फाइनल नहीं हुआ अभी तक। मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है। तो आइए देखते हैं राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार क्या है, उनका नाम क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा। ये चंद्रकांत सोमपुरा हैं और इनके दो बेटे हैं। उन दोनों ने मिल इनको सहयोग किया और तीनों ने मिलकर एक क्या है उसके पूरी आर्किटेक्ट को, यानी कि पूरा ढांचा को डिजाइन किया है। कंपनी कौन सी है जो निर्माण करे, तो लर्सन एंड टूब्रो, यानी जिसे एल एंड टी के नाम से भी हम जानते हैं। क्या है, एल एंड टी। और मूर्तिकार जो रामलला की जो मुख्य मूर्ति है, जो गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है, उसको किसने बनाया है, तो ये अरुण योगीराज जी। अरुण योगीराज जी कहाँ के, मैसूर के एक शिल्पी हैं, जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया है। और उस मूर्ति क्या है, जो मुख्य मूर्ति है ये रामलला की, उसके बाहर ऐसे एक बनाया गया है। इस पे क्या है, जो विष्णु के जो दसों अवतार हैं, उन दसों अवतारों को दर्शाया गया है। मूर्ति के दोनों तरफ ऐसे पाए बनाए गए हैं, उसमें उनके सभी अवतारों को भी दिखाया गया है। जो पूरा मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 70 एकड़ में बन रहा है मंदिर। पूरा मंदिर परिसर है, इसमें बहुत सारे मंदिर होंगे। ये नहीं कि केवल राम एक मंदिर राम मंदिर ही है, उसके में बहुत सारे छोटे मोटे बाकी जो भी गढ़ और देवता होते हैं, उन सबके जो मंदिर स्थापित किए जाएंगे। और जो मुख्य मंदिर परिसर है वो क्या है, 2.77 एकड़ में। ये मंदिर का लंबाई चौड़ाई है, जिसमें लंबाई कितनी मुख्य मंदिर का 380 फीट, चौड़ाई 250 और 161। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, जैसे मुख्य वास्तुकार कौन है, उसके मूर्तिकार कौन है, ये हो गया। और देखिए स्थापत्य शैली क्या है, तो स्थापत्य शैली नागर शैली। हमने देखा है कहां से, विंध्याचल पर्वत से लेके हिमालय पर्वत तक, जो भी उत्तर यानी उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी नागर शैली रहती है। इसके बाद बीच का जो कृष्णा नदी का क्षेत्र है और वहां से और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी है, बेसर शैली। बेसर शैली। और कृष्णा नदी से लेके पूरा का पूरा दक्षिण भारत कौन सी, तो द्रविड़ शैली। ये तीन क्या है मुख्यतः जो मंदिर स्थापत्य है, यानी हिंदू मंदिर स्थापत्य की तीन शैलियां हैं जिसमें मंदिरों को निर्माण किया जाता है, जिसमें नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। वेसर शैली क्या है, वेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों का भाग होता है। ये क्या है, एक संक्रमण क्षेत्र है, जो बीच का संक्रमण क्षेत्र तो उसमें पाई जाती है। इसमें जो मुख्य मंदिर की जो वास्तु योजना, जो मुख्य मंदिर का वो होता है ढांचा, वो होता है नागर शैली की तरह। और उसकी जो वास्तु योजना है, यानी उसको किस जो भूमि के विभाजन, जो मुख्य भूमि है उसका जो विभाजन वाला चीज है, वो कहां से, द्रविड़ शैली से लिया गया। अब वास्तुकला में देखिए क्या है, 3 मंजिला मंदिर, मुख्य मंदिर क्या है 3 मंजिला है, जिसमें 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। क्या होगा, 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। भूमि पूजन इसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो भूमि पूजन कब था, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था उसका। और उद्घाटन 22 जनवरी
यानी मंदिर का उद्घाटन कब हुआ है? 22 जनवरी 2024 को। क्या हुआ? 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन, यानी उद्घाटन का मतलब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा। क्या हुआ है? प्राण प्रतिष्ठा हो गया है मंदिर में, भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई है। और रामलला के मूर्ति, जो मुख्य मूर्ति किसने बनाया? अरुण योगराज जी ने। जो मुख्य मंत्री है वो मूर्ति है वो किस चीज की बनी है? तो वो ग्रेनाइट पत्थर की। किसकी? ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट का होता है, काले कलर का होता है। और शालीग्राम, इसमें क्या है? शालीग्राम के जो शालीग्राम के पत्थर क्या होते हैं? बहुत ही हिंदू उसमें मान्यताओं में बहुत ही पूज्य माने जाते हैं, और उनको जितनी मूर्ति स्थापत्य में यानी मूर्ति शिल्प बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ और जैसे इससे रिलेटेड है। अब मुख्य जो मंदिर संरचना है उसको कहा? राजस्थान के भरतपुर जिले से लाई गई बांसी पहाड़पुर के क्या है? गुलाबी बलुआ पत्थर, रेड सैंड स्टोन। रेड सैंड स्टोन बोलते हैं जिन्हें। ये क्या है? इसका जो मूर्ति जो वो किया जा रहा है, सॉरी मंदिर जो बनाया जा रहा है, वो मंदिर का निर्माण किससे? तो लाल बलुआ पत्थर से किया जा रहा है। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। देखिए, जड़ाई के लिए क्या है? मकराना। क्या है? सफेद मकराना तथा रंगीन संगमरमर का उसमें उपयोग किया जाएगा। मंदिर के दरवाजों को सागौन की लकड़ी से निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए, मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। अलग अलग में हमने देखा है कि मंडप क्या होते हैं? अलग अलग कर्म कांड के लिए अलग अलग मंडप होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं? तो 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, ये हो गया। 2 हो गया, 3 प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। टोटल कितने हो गए? 5 मंडप। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। फिर परिक्रमा पथ, जो प्रदक्षिणा पथ भी जिसे कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ पे क्या है? वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, उसके 100 घटनाओं को दर्शाया गया है। क्या है? सभी स्तंभों पे। जैसे ये मुख्य मंदिर हो गया, इसके बीच में जैसे प्रदक्षिणा हम करेंगे, तो प्रदक्षिणा पथ पे जितने स्तंभ और दीवारें हैं, उस पे क्या है? इन घटनाओं को लगभग कितनी? पूरी 100 घटनाओं को दर्शाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? राम कथा के दर्शन को प्रस्तुत, यानी राम जी से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी कथाएं हैं, उनको क्या किया गया? यहाँ पे अंकित किया गया है। अब यहाँ पे जो एक घंटे का वो किया गया है, मुख्य रूप से एक घंटा बनाया गया है, वो उसमें क्या है? अष्ट धातु का है। वो अष्ट धातु का, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टीना, लोहा और पारा, अष्ट धातु में ये 8 धातुएं होती हैं। इससे जो 2100 किलोग्राम का है, कितना वेट है? 2100। और उसकी ध्वनि 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। क्या है? उसकी ध्वनि कहां तक? 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। तो ये हमारा क्या था? राम मंदिर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे जो हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उसको देखा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखेंगे हम भारत मंडपम के बारे में। तो हम भारत मंडपम के बारे में देखेंगे। भारत मंडपम भी एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कन्वेंशन सेंटर है। और जो G20 का आयोजन हुआ था, अब G20 क्या हो गया? G21। ये भी इसी स्थान पे बना। G20 G21 में कहा बदला गया? तो नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे। तो इसके परिसर में ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसके परिसर में क्या हुआ? 2 मूर्तियों का, एक तो नटराज और एक नृत्यांगना। ये नृत्यांगना कौन सी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसकी। तो उसकी एक प्रतिकृति, उसी की क्या है? एक प्रतिकृति बना के यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो एक नटराज, और ये नटराज मंदिर कहाँ से लिया गया है? तो चिदम्बरम। कहाँ से? चिदम्बरम के मंदिर से नटराज मंदिर जो मिला है, नटराज की मूर्ति मिली है, वहां से इसको लिया गया है। तो ये देखते हैं क्या है? नटराज की मूर्ति सबसे पहले हमारी है, नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति क्या है? ये 27 फीट ऊंची है, और ये मुख्य द्वार के जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे वहीं पे लगी हुई है। तो ये 27 फीट ऊंची है।
और लगभग इसका वजन कितना है, 20 टन का है, 20 टन का है। और देखिए नटराज की मूर्ति का निर्माण कहां से, हिंदू मंदिर वास्तुकला का विशेषज्ञ, ये इसकी जो मूर्ति किसने बनाई है, तो स्वामी मलाई के पारंपरिक स्थापत्यों, स्वामी मलाई जगह है वहां के पारंपरिक स्थापत्यों द्वारा। और इसे किस विधि में निर्माण किया गया, तो लुप्त मोल ढलाई प्रक्रिया, जिसे क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी लुप्त मोम प्रक्रिया। तो और इसी में किसको बनाया गया था, जो नृत्यांगना की जो हमें मूल मूर्ति, जो कहाँ पे अभी आधुनिक ये भारतीय जो अपना राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, वहां पे रखी हुई है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली वो भी इसी टेक्निक से बनाई गई मूर्ति है। अब इसके उपयोग करके इसे शिल्प शास्त्र तथा प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो कि मूर्ति कला एवं प्रतिमा विज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं का पालन करते हुए इसे बनाने में लगभग कितना, 3.25 लाख मानव घंटे, यानी इतने घंटे लगा के किया गया, यानी मानव घंटे, यानी एक बार में 10 आदमी अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो वो कितना हो गया, 100 घंटे, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 घंटे, यानी कि उसे 100 घंटे, 100 मानव घंटे काउंट होगा। अगर 10 आदमी 10 घंटे, 10 आदमी 1 घंटे काम कर रहा है तो वो 10 घंटे माने जाएंगे, ठीक है। अब इस मूर्ति को बनाने में क्या है, अष्ट धातु, 8 धातुओं का निर्माण 8 धातुओं से किया गया है। जो हमने राम मंदिर में भी देखा, जो घंटा था उसका निर्माण किससे, अष्ट धातुओं से किया गया है। अब अष्ट धातु के रूप में जो 8 धातुओं के हैं अष्ट धातु, और प्रत्येक अपने प्रतीकात्मक अर्थ होता है, यानी सबका अलग अलग अर्थ होता है। दूसरी हमारी मूर्ति कौन सी है फेमस, वहां पे हड़प्पा की जो नृत्यांगना लड़की की प्रतिकृति, क्या है, उसकी नृत्यांगना जो है वहां से मिली है उसकी प्रतिकृति। ये आयोजन स्थल के अंदर जो 4500 साल, आज से 4500 यानी 2500 ईसा पूर्व जो नृत्यांगना की मूर्ति है उसकी आदम कद यानी लगभग आदम के कद के बाद, आदमी के कद यानी कि 5 फीट ऊंची है और 120 किलोग्राम की है, उसको भी वहां पे क्या है, प्रदर्शित की गई। ये किसकी है, ये कांस्य की है, ये भी क्या है, कांस्य की बनाई गई है। तो ये जो हमारे नटराज की मूर्ति है वो किससे बनाई गई है, तो जो नटराज की मूर्ति है वो अष्ट धातुओं से, और नृत्यांगना की मूर्ति किससे बनाई गई है, वो बनाई गई है कांस्य में, किसमें, तो कांस्य की बनाई गई है, ठीक है। तो ये थे, हमने राम मंदिर को देखा, भारत मंडपम को देख लिया। अभी इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम देखते जाएंगे, किसको देखेंगे, बाकी जो भी कुछ हमारे जो 24 से लेके 22 तक जो भी घटनाएं कुछ हुई हैं उनको देखेंगे। देखते हैं एक में नहीं खत्म होगा तो दूसरा एक और वीडियो लाके उसे करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, एक ये क्या है, जो राम मंदिर परियोजना है, जो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें वहां के जो सुरक्षा सेफ्टी जो मैनेजमेंट्स है उसको देखते हुए किसने, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। क्या है, स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार, स्वार्ड ऑफ ऑनर, सॉरी स्क्वाड नहीं, स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है इसे। किस लिए, वहां की जो सुरक्षा प्रबंधन यानी सेफ्टी मैनेजमेंट को जो इतने अच्छे से उस चीज को किया गया है कि इसे स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। और जो हमारे प्रसिद्ध तबला वादक जी थे जो जाकिर हुसैन जी का, उनका हाल ही में 17 दिसंबर को क्या हुआ, निधन हो गया। कहाँ पे, मुंबई में, इनका निधन कहाँ, मुंबई में हुआ, तबला वादक जाकिर हुसैन जी का। फिर तीसरी न्यूज हमारी है ये तंजावुर, तमिलनाडु का जो तंजावुर जिला है वहां पे थुकाची में एक 1300 साल पुराना क्या है, अवध सहायेश्वर मंदिर है। ये क्या है, बहुत जर्जर अवस्था में हो गया, बहुत जर्जर अवस्था में हो गया है। ये चोल वंश के शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। ये बहुत जर्जर, और इसको यूनेस्को ने क्या है 2023 के जो विशिष्ट पुरस्कार यानी कि इसको जीर्णोद्धार के लिए, यानी इसको ठीक से पुनः बढ़िया से बनाने के लिए
ये पुरस्कार विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, तो उसने अपनी उसमें मान्यता दे दी है। और इसका निर्माण किसने कराया था इस अवध साहेश्वर मंदिर का? तो राजा विक्रम सिंह चोल शुरू किए और कुलथुंगा चोल ने इसका समापन किया। यानी राजा विक्रम चोल के समय में इसका निर्माण शुरू हुआ था और कुलोथुंगा चोल ने इसका समाप्त, मतलब इनके राज तक वो चलता रहा। ये कहाँ पे है? तो अवध साहेश्वर। ये हमारे लिए पॉइंट क्या बनेगा? तो अवध साहेश्वर, हाल ही में चर्चा में रहा अवध साहेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश काल में हुआ था? जैसे राष्ट्रकूट, चोल, नायक, पल्लव दे दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रकूट। अच्छा, आज से जब ये हमारा जितना भी करेंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन को देते जाएंगे। क्या है? होमवर्क के लिए आप लोग कमेंट में उससे बताना कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप बढ़िया से पढ़ना, इसको देखना, फिर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर अगला हमारा न्यूज एक आया है जसलीन कौर जी, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश कलाकार है। कहाँ की? ब्रिटिश कलाकार है, भारतीय मूल। ये भारतीय मूल की, पंजाब से इनका संबंध है। इनको 2024 का टर्नर पुरस्कार। टर्नर पुरस्कार क्या है? सबसे पहले तो हम टर्नर को जानते हैं। तो टर्नर क्या है? टर्नर पुरस्कार में देखिए, ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और ये किसके नाम पे? तो JMW टर्नर। टर्नर क्या थे? टर्नर विख्यात लैंडस्केप बनाते थे, यानी भू दृश्यकार थे। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के, यानी ब्रिटिश भू दृश्यकार थे। कौन? टर्नर। और एक और दूसरे थे कौन? जॉन कॉन्स्टेबल। दोनों लोग क्या है? प्रसिद्ध ब्रिटिश भू दृश्यकार रहे हैं। तो ये 1984 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इनके नाम पे रखा गया। अब देखिए, इसे दिया कहाँ गया? तो टेट ब्रिटेन। टेट ब्रिटेन क्या है? टेट ब्रिटेन एक संग्रहालय है। कहाँ पे? लंदन में। ब्रिटेन के लंदन में एक टेट ब्रिटेन क्या है? संग्रहालय है, जो कलाओं, जो कला दीर्घा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कला दीर्घा है, जहाँ पे जितने भी समकालीन और आधुनिक कलाकार हैं उनकी जो ओरिजिनल कृतियां हैं उनको सहेज के रखा गया है। अब इसी में देखेंगे, एक तो हमने टर्नर पुरस्कार के बाद देखा, अभी अल्टर आल्टर। अल्टर आल्टर क्या है? तो अल्टर आल्टर जो इनकी जिस कृति के लिए जसलीन कौर द्वारा जो बनाई गई कृति थी, वही थी अल्टर आल्टर। क्या थी? अल्टर आल्टर उसका नाम था। इसी के लिए इनको 2024 का टर्नर पुरस्कार दिया गया। कहां पे दिया गया? टेट ब्रिटेन। 4 पॉइंट आए। 2024 का टर्नर पुरस्कार किसे मिला? जसलीन कौर जी को। उनकी कृति कौन सी थी? अल्टर आल्टर। अल्टर अल्टर कहाँ, किस जगह पे मिला? तो टेट ब्रिटेन, लंदन में। क्या है इसका? टेट ब्रिटेन। टेट ब्रिटेन कहाँ पे? लंदन में इनको दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद इसके जब इनको पुरस्कार दिया गया तो इन्होंने एक वक्तव्य दिया, जिसके कारण भी ये ज्यादा चर्चा में रही। इन्होंने प्रो फिलिस्तीनी सक्रियता को दिखाते हुए कौर ने स्वीकृत भाषण में क्या कहा कि गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया, बोला कि रहना चाहिए, और टेट ब्रिटेन से इजराइल की सरकार से जुड़े दानदाताओं को संबंध खत्म करने का आग्रह भी किया। यानी टेट ब्रिटेन से आग्रह किया कि जितने भी इजराइल से की सरकार से जो इनके संबंध हैं या फिर उनसे जो भी दान करता है उनसे संबंध खत्म कर दे। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है 2024 में, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में। 2024 का कुरुक्षेत्र में। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय के नायब सिंह सैनी जी ने किया। और ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर जगह पे। ब्रह्म सरोवर जगह पे। और इसलिए यहाँ पे किया गया, इसका मूल कारण क्या था कि जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र में दिया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वहीं पे कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था। ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चला। इसमें भागीदार राज्य उड़ीसा और देश कौन सा था? तंजानिया। ये 2 पॉइंट याद रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव IGM 2024, इसको कहा? तो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में इसे किया गया। फिर नायब सिंह सैनी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नायब सिंह सैनी जी द्वारा। ओडिशा क्या रहा है?
इसका भागीदार राज्य, और तंजानिया, तंजानिया क्या रहा है, इसका भागीदार कंट्री रही है। राज्य ये स्टेट है और ये कंट्री है। ठीक, 4-5 पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें क्या और कौन कौन से, कहां पे हुआ, किसने किया, कौन से स्टेट ने भागीदारी ली, और कौन से कंट्री इसका भागीदार रहा। अब अगला है हमारा घरचोला, गुजरात का घरचोला, जो कि हस्तशिल्प है किसका, वस्त्र कला का। तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या किया गया है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। तो घरचोला जो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये तो हाल ही में या फिर गुजरात के घरचोला को जीआई टैग यानी प्रदान किया गया है, यह किस कला से संबंधित है, दे देगा वस्त्र कला, काष्ठ कला, इसको क्या पात्र कला, या फिर और भी एक और ऑप्शन आ जाए आपको, मान लीजिए पहला क्या हमने बोला, पहला वस्त्र कला, वस्त्र कला, पात्र कला, काष्ठ कला, इस टाइप के जो भी आ जाए तो हम, या फिर खिलौना बनाने की तकनीकी, खिलौना या मूर्ति कला, जो भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्त्र कला हमारा। यानी कि घरचोला गुजरात का एक हस्तशिल्प है, जो कि साड़ी सजावट यानी, और यह घर के सजावट के लिए जो कपड़े वस्त्रों पे उपयोग होता है उन पे किया जाता है, इसे जीआई टैग मिला है। फिर कश्मीर के जो हस्तशिल्प है, जो कश्मीर के हस्तशिल्प में बहुत सारे आते हैं, जैसे वहाँ के कुछ खिलौने जो लकड़ी की कारीगरी की जाती है, वस्त्र कला में भी वहाँ के बहुत से वस्त्र बहुत फेमस हैं, गर्म जो ऊनी कपड़े होते हैं वहाँ के बहुत फेमस हैं। तो इन सब की प्रामाणिकता के लिए यानी उनके ऑथेंटिसिटी के लिए क्या किया गया है, तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा, यानी विश्व शिल्प परिषद द्वारा उसको एक मुहर प्रदान, यानी कि अगर वो मुहर उस पे लगी है तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो कश्मीर की ओरिजिनल हस्तशिल्प की वस्तु है, उसके ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता के लिए, किसके लिए, प्रामाणिकता का मुहर प्रदान किया गया है ऑथेंटिसिटी के लिए। फिर एक और केरल के जो कन्हीरा पोइल है, केरल का कन्हीरा पोइल में एक मडिक्कई पंचायत है, वहां पे एक प्राइवेट लैंड था, यानी कि किसी का निजी भूमि थी, उस पे एक चट्टान पे हमें 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पद चिन्ह पाए गए हैं और एक मानव की आकृति मिली है उसमें। अब जिसे क्या माना गया है, ये मेगालिथिक काल का माना गया है। उसको सबसे पहले सतीशन कलियानम, क्या है, सतीशन कालियानम ने देखा, उसके बाद पुरातत्वविद प्रोफेसर अजीत कुमार और प्रोफेसर नंद कुमार जी ने, कोरेथे ने, नंद कुमार कोरेथ, इन दोनों ने इसकी पुष्टि भी की कि हाँ ये कब का है, तो ये मेगालिथिक काल यानी कि पाषाण काल का ये है। क्या है, उसमें 24 जोड़ी पद चिन्ह पाए गए हैं और एक मानव की आकृति भी। तो ये कहाँ पे, तो केरल के कन्हीरा पोइल में। फिर एक और न्यूज में था न्यूजीलैंड का हक्का, न्यूजीलैंड के संसद में एक उनकी सांसद थी, उन्होंने हक्का नृत्य करके किसी एक बिल का विरोध किया था। तो ये भी, ये हमारे भारत से तो संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि एक नृत्य कला है तो हम इसे देख लेते हैं। अब ये हाका क्या है, ये माओरी के औपचारिक नृत्य है, माओरी जनजाति वहां पे है, उनका एक पारंपरिक और औपचारिक नृत्य है, जो कि सांस्कृतिक गौरव, शक्ति और एकता, क्या है, गौरव, शक्ति और एकता का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से इसे कब, युद्ध या स्वागत के लिए, मेहमानों के स्वागत के लिए योद्धाओं द्वारा किया जाता है, और इसी को नृत्य करके क्या किया गया था, उसका विरोध। अब क्या है, ये हाका कहां से, तो ये न्यूजीलैंड, हाका नृत्य कहां से संबंधित है, न्यूजीलैंड। हाका में कुल 4 प्रकार के नृत्य होते हैं। पहला है पेरू पेरू, इसको क्या है, दुश्मनों को डराने के लिए। फिर नगेरी, ये मनोबल बढ़ाने के लिए बनाया गया एक छोटा सा हाका नृत्य। पौविरी, ये क्या है, समारोहों में इस्तेमाल किया जाने वाला स्वागत है। और मनवावेरा, ये क्या है, जब अंत्येष्टि में शोक व्यक्त करते टाइम, जो किसी की अंत्येष्टि होती है उसमें शोक व्यक्त करने के लिए नृत्य किया जाता है। फिर अगला हमारा है पॉइंट कि तिरुवल्लुर जिले में मप्पेदू गांव में
एक श्री सिंहेश्वर मंदिर है जो कि 16वीं शताब्दी का है। क्या? 16वीं शताब्दी। वहां से 2 ताम्रपत्र पाए गए हैं, उसके 2 ताम्रपत्र, और दोनों ताम्रपत्र क्या है, तांबे की प्लेटें क्या है, ये विजयनगर साम्राज्य की मोहर वाली एक अंगूठी है, उनसे जोड़ा गया है उसको। किसको? ताम्रपत्रों को। तो ये कहां से? विजयनगर सम्राट। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र का जो वाशिम जिला है वहां पे एक नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया। किसका? नागरा। अब नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किस उपलक्ष्य में किया गया? तो ये बंजारा विरासत को प्रिजर्व करने, यानी उनको रखने के लिए, उसकी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उसको रखने के लिए। और ये कहाँ पे है? पश्चिम जिले की जो पेहरा देवी, क्या है? पोहरा देवी जगह पे। और पोहरा देवी को क्या बोलते हैं? बंजारों की काशी। क्या बोलता है? पोहरा देवी को, पोहरा देवी को बंजारा समुदाय की काशी कह के उसे बुलाया जाता है, इसीलिए यहीं पे इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो अब एक नया क्या हो जाएगा? नागरा समूह, नागरा संग्रहालय कहाँ पे है? नागरा संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी नामक स्थान पे है। अब एक पत्रिका है टाइम्स ट्रेवल, इसने फोटोजेनिक यूनेस्को साइट्स का वो किया था सर्वे। उसमें क्या है? अंकोर वाट मंदिर, जो अंकोर वाट मंदिर है उसको एशिया का सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का नाम दिया है। किसका? अंकोर वाट को। अब अंकोर वाट के बारे में भी जान लेते हैं। तो अंकोर वाट क्या है? अंकोर वाट सबसे पहले तो ये कहां पे है? कंबोडिया में। कहां पे? कंबोडिया में है अंकोर वाट। और इसका सबसे पहले इसका किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था, जो अंकोर वाट मंदिर है उसका, सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और इनका शासनकाल कब से कब रहा? तो इनका शासनकाल रहा है 1112 से 53 ईस्वी के बीच। कब से? 1112 से 53, यानी इसी बीच में इसका निर्माण किया गया था। और मुख्यतः मुख्य मंदिर जो पहले में किसको? भगवान विष्णु को समर्पित था। किसको? भगवान विष्णु को। लेकिन अब ये क्या है? एक बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे? अंकोर वाट मंदिर को, विश्व का सबसे बड़ा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अंकोर वाट मंदिर से, जो कि कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने निर्माण कराया। या फिर कई बार पूछा गया है वह कौन सा मंदिर है जिसे जो भारत में स्थित नहीं है, उसमें इसका नाम आ जाता है। ऐसे हैं बहुत सारे। और बौद्ध का जो सबसे बड़ा स्थल है कहाँ है? बोरोबंदूर। कहाँ पे? बोरोबंदूर बोलते हैं। फिर एक ये क्या है? मोइदम। नेक्स्ट पॉइंट में असम का जो चराई देव में मोइदम है, चराई देव मोइदम, ये अभी हाल फिलहाल में क्या रहा? चर्चाओं में रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसे यूनेस्को ने भारत का कौन सा 43 यानी 43वां, भारत का 43वां विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल कर लिया गया है। और इसका क्या है? मोइदम। ये मोइदम क्या है? अहोम राजवंश का शाही कब्रिस्तान है। क्या है? असम में अहोम राजवंश था, उनका शाही कब्रिस्तान है। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह पूर्वी असम में शिव सागर के से 30 किलोमीटर दूर स्थित। इसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ये क्या था? पहले राष्ट्रीय महत्व का स्थान था, अब ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई। फिर यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है, जो कि लिटरेचर इसमें जो भी है उनको शामिल किया जाता है। तो भारत की क्या है? 3 कृतियों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक स्थान। ये 3 कृतियों को क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया। किसने? यूनेस्को ने। फिर
ये वाला हमने पॉइंट देख लिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये भी बहुत विवाद में रहा, शंकराचार्य लोग भी इस पे गुस्सा थे। अब क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे IGNC ये भी के नाम से भी जानते हैं, इसने क्या है, वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वैदिक विरासत पोर्टल को क्या है, लॉन्च किया है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसको लॉन्च करने का ये है इनका कि वैदिक ज्ञान और परंपराओं को डिजिटल संग्रह देना, क्या है, उसका डिजिटलाइजेशन करना। और इस लगभग कितने 7 सालों के प्रयास में इसे शुरू वो किया गया है। वैदिक विरासत पोर्टल क्या है, शोधकर्ताओं के साथ साथ भारत की वैदिक विरासत के बारे में भी जानकारी चाहने वालों के लिए क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जी किशन रेड्डी जी द्वारा वो किया गया। जो IGNCA क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर्स सेंटर फॉर आर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर फॉर आर्ट के जो 36वां समारोह था उसमें लॉन्च किया गया। फिर जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके कुछ दूर में ही पुरातत्व सर्वेक्षण को क्या है, बहुत दिन से चल रहा है। उसमें एक बौद्ध स्थल है, वहां पे बहुत सारी बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। उसमें एक 1300 साल पुराना एक क्या है, बौद्ध स्तूप खोजा गया हाल फिलहाल। यह प्रभादी जिले में प्रभादी स्थल पे है, उड़ीसा के। और प्रभादी स्थल क्या है, ललितागिरी के पास स्थित है, ठीक। और ये एक बौद्ध परिसर है। ललितागिरी में क्या है, ललितागिरी जो जगह है वहां पे बहुत सारे पहले से खोदे गए हैं, मतलब खुदाई चल रही है। यहाँ पे बहुत से स्तूप, बुद्ध की प्रतिमाएं और मठ खोजे गए हैं। जो खोजा गया मठ है उसकी क्या है, 4.5 मीटर ऊंचा, और ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के होने की आशंका है। मतलब अनुमान लगाया गया कि ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य का है। फिर पाम लीफ पांडुलिपि, ये क्या, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताड़पत्री पांडुलिपि। तो ताड़पत्री पांडुलिपियों को संग्रह के लिए केरल ने तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा संग्रहालय खोला है जिसमें क्या हुआ, केवल ताड़पत्र पांडुलिपियों का संग्रह किया जाएगा। तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिए संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। फिर हड़प्पा संस्कृति के आधारित विश्व को क्या है, संस्कृति पे आधारित विश्व का सबसे बड़ा एक संग्रहालय, यानी जिसमें हड़प्पा संस्कृति से जितने भी शोध हुए हैं, जो भी चीज मिले हैं, उनको स्थापित किया जाएगा। वो कहाँ पे, हरियाणा के राखीगढ़ी में इसका एक संग्रहालय खोला जाएगा, जिसमें बहुत सारे चीज होंगे। उसमें ओपन एयर थिएटर होगा, कन्वेंशन सेंटर भी होगा, इस टाइप का बनाया जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022। 4 जुलाई 2022 को एक 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ये स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू, क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। ये कहा 15 टन की है, क्या कितनी है, 15 टन की है। तो ये कहां पे स्थापित की गई, ये आंध्र प्रदेश में। कहां पे, आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। और वो क्या है, मनम्यम विरुडी, मनम्यम विरुडी नाम से भी जाना जाता है। ये क्या, और ये किस विद्रोह से थे, ये क्या थे, क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा जी की तरह ये भी क्रांतिकारी क्या थे, ट्राइब नेता थे। ये किस विद्रोह से, तो ये रंपा विद्रोह, ये रंपा विद्रोह से जुड़े थे। किससे, रंपा विद्रोह से। ये है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। फिर 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में एक देहू में एक मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम महाराज जी को समर्पित है। इसको
तुकाराम महाराज जी को। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू में। फिर हाल ही में तेलंगाना के क्या है, यदाद्री भुवनेश्वर क्या है, भुवनागिरी जिले के कासीपेटा जगह पे एक क्या है, प्राइवेट लैंड पे कम से कम 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना एक प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल खोजा गया। कहाँ पे? यदाद्री भुवनागिरी। एक और था, वो कहाँ पे? केरल के कन्हीरो पोल में। ये क्या है? तेलंगाना के भुवनागिरी जिले में। यहाँ पे 4 बाइसन और 2 आदमी तथा एक घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर है। और ये पेंटिंग किसमें? गेरू रंग में। किसमें है? लाल गेरू रंग में। गेरू किस कलर के लिए यूज किया था? लाल रंग के लिए। फिर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिर 360 क्या है, मंदिर 360 पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका क्या, ये किस लिए किया गया है? तो ये देश भर के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उसको ऑनलाइन लाने के लिए, और जो भी उनकी आरती या भजन कीर्तन होते हैं उसको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है कि उसको कहीं से भी कोई बैठ के वर्चुअल तरीके से उसको देख सकता है। फिर पंद्रेथन मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी का है। अब इसका क्या है, ये कश्मीर के शासक राजा पार्थ के मंत्री मेरू ने बनाया था। ये किसको? भगवान शिव जी को समर्पित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है कश्मीर में। अब ये क्या है, ऐसा कहा जाता है कि 960 ईस्वी में यहाँ पे पदरेथन शहर में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से मंदिर को छोड़ के बाकी सभी चीज खाक हो गई, जल के खाक। और पंदेथन मंदिर का क्या है, केवल एकमात्र मंदिर संरचना बची है। ये 2री शताब्दी की, यहाँ से कहाँ से इसमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें अब ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इसको जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसको क्या है, फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे 2 विशाल अखंड क्या है, शिवलिंग है। 7 गंधार शैली की मूर्तियां मिली हैं, और एक अखंड मूर्ति के पैर की विशाल चट्टान पर नकाशी है। क्या है? किस पे? एक चट्टान पे नकाशी है। फिर अब क्या है, पाकिस्तान के जो उत्तरी पाकिस्तान है उसमें स्वात घाटी में क्या, एक प्राचीन बौद्ध मंदिर का पता चला है। क्या है? प्राचीन बौद्ध मंदिर। ये मंदिर कहाँ? गंधार क्षेत्र का हिस्सा था कभी ये जगह, और ये मंदिर में ग्रीक कला और बौद्ध कला का मिश्रण। फिर रोगन पेंटिंग भी बहुत चर्चा में रही बीच में। रोगन पेंटिंग क्या है? रोगन पेंटिंग इसलिए चर्चा में रही क्योंकि मई 2022 में प्रधानमंत्री जी की डेनमार्क की यात्रा थी। तो उन्होंने वहां उनकी जो महारानी है वहां पे, मार्गरेट सेकंड, उनको रोगन पेंटिंग एक भेंट स्वरूप दी थी। क्या दी थी? रोगन पेंटिंग। और रोगन पेंटिंग क्या है? कच्छ, गुजरात के कच्छ में प्रचलित ये कपड़े पे की जाने वाली चित्रकारी, यानी कि एक कपड़े पे अच्छे से चित्रकारी की जाती है, फिर इसको क्या कहता है, इसको लगा दिया जाता है, उसमें फ्रेम में इसको लगा दिया जाता है। इसका अब देखिए, रोगन का अर्थ ही क्या होता है? तेल। और पेंटिंग के लिए किसका? अरंडी का तेल प्रयोग किया जाता है। किसका? अरंडी का तेल इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन, ये तो हर साल चलते रहता है। तो ये क्या है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 3 चरणों में था। कौन सा? 2022 वाला। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2015 से ही। फिर भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 का, ये क्या है? ये लाल किला में 23 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया था। फिर देवायतनम सम्मेलन को हमने देख लिया। अब देवायतन सम्मेलन जो 2000, देवायतन सम्मेलन को कहाँ पे किया गया? इसको हम्पी के पट्टाभिराम मंदिर में, कहा? हम्पी के पट्टाभिराम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। और इस मंदिर को क्या है, वर देवी अगमन्ना, क्या है? वर देवी अगमन्ना पट्टाभिराम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा आयोजित किया गया था इसको। और यह मंदिर किसको? भगवान श्री राम को समर्पित है। ठीक है।
भारतीय विरासत संस्थान, तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे, इसे नोएडा में बनाया जा रहा है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहेगा। फिर सूर्यमुखी, जो वान गोग के द्वारा सूर्यमुखी बनाया गया, उसको हाल फिलहाल में कितने 84.2 मिलियन में की कीमत लगाई गई है। और अगला पॉइंट हमारा कोलम का, जो तमिलनाडु का कोलम है, ये एक पारंपरिक कला है जिसको अमेरिका के वर्चुअल किक ऑफ समारोह 2022 में इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। ये कब से शुरू हुआ, तो ये जीन जॉर्ज नेवेरे के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब आया एक विश्व की सबसे पुरानी गुफा, विश्व की सबसे पुरानी गुफा, ज्ञात गुफा जिसमें पेंटिंग मिली है, वो क्या है, इंडोनेशिया में प्राप्त हुई अभी हाल फिलहाल में। यहाँ पे एक जंगली सुअर का चित्र मिला है जो कि 45,500 साल पुराना है, यानी लगभग 43,500 ईसा पूर्व का है। फिर समुद्री विरासत क्या है, लोथल को समुद्री विरासत के रूप में वो किया गया है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। इसको 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें करूरपुर कलमकारी, कलमकारी कहाँ की है, कलमकारी हस्तकला, तो आंध्र प्रदेश। तो इसको क्या है, लोक शैली को क्या है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा संग्रहालय, हड़प्पा संग्रहालय का हमने देख लिया, हरियाणा के राखीगढ़ी में इसे बनाया जा रहा है। फिर कनाग महली बौद्ध स्थल, ये क्या है, कनाग महली बौद्ध स्थल कर्नाटक में। अल्लूरी सीताराम राजू का हमने देख लिया था, मनियम वीरडू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में मूर्ति को स्थापित किया गया। धरोहर संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय क्या है, सीमा शुल्क एवं जीएसटी के लिए है। यह क्या है, 2 मंजिला इमारत है, जिस अभी क्या है, नीले कलर की इमारत है। इसे अल्फा डेंगा नामक क्या है, इसे अल्फा डेंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे रामचंद्रन नागास्वामी जी। तो रामचंद्रन नागास्वामी जी ये कला इतिहासकार हैं, इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था और इनका क्या है, हाल फिलहाल में यानी जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। अब फिर सुभाष चंद्र बोस जी भी एक बार बीच में न्यूज में रहे, क्यों रहे, क्योंकि जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बगल में एक फाउंटेन है, वहां पे इनकी 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की एक मूर्ति स्थापित की गई। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया। और इसके वास्तुकार कौन थे, अरुण योगीराज जी। अरुण योगीराज जी ने और क्या बनाया, तो अरुण योगीराज जी ने ही किसको बनाया था, तो हमारे जो अयोध्या स्थित राम मंदिर है उसकी जो मुख्य मूर्ति है रामलला की, उसको अरुण योगीराज जी ने ही बनाया है। और नेशनल आर्ट ऑफ गैलरी में इसको निर्माण किया गया था उसी के परिसर में। फिर एक आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी मूर्ति का स्थापना की गई है, कहाँ, केदारनाथ में, 13 फीट ऊंची है, जो 28 टन वजन वाली इस मूर्ति को स्थापित किया जाए। इसके भी कौन है, अरुण योगीराज जी। तो अरुण योगीराज जी हमारे कई मूर्तियों को इधर 2-3 साल में देख लिया हमने, तो ये क्या है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तो अरुण योगीराज जी को हमेशा याद रखना है। ये क्या, 3 मूर्तियां हुई, एक आदिगुरु शंकराचार्य जी की, फिर सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया गेट में, और रामलला की मूर्ति जो अयोध्या मंदिर में है। फिर इसके बाद अगली हमारी भारती खेर। भारती खेर एक प्रसिद्ध वो थी, मूर्ति शिल्प भी बनाती थी और पेंटिंग भी, यानी चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थी। इनका जन्म 1969 लंदन में हुआ था। ये जो चित्रकार सुबोध गुप्ता थे उनकी पत्नी थी। ऐसा कई बार पूछा गया, अगर 2 पेंटर पति पत्नी दोनों कलाकार हैं तो उनके बारे में, जैसे अर्पिता सिंह का भी बहुत पूछा जाता है। तो भारती खेर क्या है, इनका भी क्वेश्चन आया कि भारती खेर किस प्रसिद्ध चित्रकार की पत्नी थी, तो ये किसकी, सुबोध गुप्ता जी की। सुबोध गुप्ता जी किस चीज के लिए फेमस थे, ये इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए फेमस थे, पेंटिंग, मूर्तिकला और स्थापना में सिद्धहस्त है। ये बिंदुवादी कलाकार कौन, सुबोध गुप्ता जी। देखिए अब सॉरी, ये कौन है, भारती खेर जी बिंदुवादी कलाकार।
और इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? योद्धा श्रृंखला है पूरी, द मैसेंजर, बिचौलिया, और ये 8 सितंबर 2022 को इनका एक 18 फीट ऊंची पूर्वज नाम की मूर्ति को कहां पे? न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में स्थापित किया गया, भारतीय खेल की। फिर 75 ईयर्स ऑफ इंडियन आर्ट टू कैनवास, यानी टू कैनवास टू एनएफटी, इसका आयोजन भी किया गया था। इसको कब? ये 20 सितंबर 2022 को सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ। इसमें 85 भारतीय कलाकारों ने भाग लिया था। किसने? 85 भारतीय कलाकारों ने। और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था। ये 4 दिवस द आर्ट हाउस, कहाँ पे? सिंगापुर के द आर्ट हाउस में 4 दिन तक चला। फिर बीच में बरिशा क्लब भी एक बार भी आया था। तो बरिशा क्लब किस लिए फेमस हुआ था? क्योंकि इसके द्वारा जो मूर्ति बनाई गई थी, कौन सी? पूजा में, दुर्गा पूजा के समय में जो इन्होंने चित्र दिखाया था, उसके लिए ये बहुत फेमस रहे। ये क्लब द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति को आम आदमी की समस्या की देवी के रूप में इन्होंने दिखाया, जिसे भागिर माँ के रूप में, यानी इसका शीर्षक माँ दुर्गा का यानी भागिर माँ था। और भागिर माँ का अर्थ होता है बटी हुई माँ। इसके मुख्य कलाकार कौन थे? रिंतु दास जी। कौन थे? रिंतु दास। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट भी हमारा बन रहा है, यानी नया संसद भवन, उसके साथ साथ और भी हैं। वो पूरा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत उसका निर्माण हो रहा है। तो नया संसद भवन, इसकी भी आधारशिला 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने रखी। टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अब देखिए, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? विमल पटेल जी हैं, जिनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो नया वो है संसद भवन, वो क्या है? त्रिकोणनुमा। जैसे पहले वाला क्या था? ऐसे गोल है, इसी के आगे ऐसे त्रिकोणनुमा क्या किया गया है? इसी के सामने जो पुराना संसद भवन है, इसके सामने ही ऐसे त्रिकोणनुमा एक ये नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये इस पे जो नया संसद भवन है उसका एक और लेके आऊंगा डिटेल, जैसे उसमें मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं उनके बारे में भी, और ये किसके डिजाइन पे बनाया गया है। अभी तक इसमें देखिए क्या है, विमल पटेल जी द्वारा इसका क्या है वास्तुकार है, मुख्य आर्किटेक्ट थे इसके। फिर मोहम्मद सलीम जी का भी निधन हो गया। ये इनका जन्म 1939 में हुआ था। ये रणवीर सिंह बिष्ट जो कलाकार हैं उनके कलागुरु थे। इनको पहाड़ों का कलाकार कहा जाता था। पहाड़ों का कलाकार कौन? मोहम्मद सलीम जी। इन्होंने कुमाऊं के लोक जीवन, लोक उत्सव और संस्कार पे बहुत सारे चित्र बनाए। प्रोफेसर बीबी लाल जी का हाल फिलहाल में निधन हो गया जुलाई 2022 को। देखिए निधन को भी, क्योंकि 2021 के एग्जाम में 2020 में जो निधन हुआ था सतीश गुजराल जी का, उसको कई बार पूछा गया था, कई परीक्षाओं में उससे पूछा गया, तो इनको भी ध्यान रखना है जो भी फेमस कलाकार है। तो इनका निधन जुलाई 2022 में हुआ। इनको 2021 का पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पूरा नाम ब्रजबासी लाल क्या था? बीबी लाल जी का नाम ब्रजबासी लाल एक पुरातत्वविद थे, और इनको वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान रामेल्ड गोल्ड मेडल 2022 में मिला। कौन सा? रामेल्ड गोल्ड मेडल। इनको वास्तुकार का नोबेल, किसको? रामेल्ड गोल्ड मेडल को क्या बोल लेता है? वास्तुकार का नोबेल पुरस्कार। इसके साथ साथ इनको प्रित्जर पुरस्कार भी मिला है 2018 में। फिर चंबा रुमाल को जानते ही हैं। चंबा कला जब हम पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने। राजा उम्मेद सिंह के समय में इसको बहुत ही शादी विवाह या इसमें देने में प्रचलन में था। तो 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। ये राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल के दौरान शादी विवाह में शगुन के रूप में देने का प्रचलन था। और इसकी प्रसिद्धि कहाँ से मिली? तो प्रसिद्धि इसको ललिता वकील जी ने दिलाई, और एक पारंपरिक कला है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अब जो नए जो संसद भवन है उसमें अशोक स्तंभ का भी एक मुख्य जो क्या है प्रांगण में एक अशोक स्तंभ बहुत बड़ा बनाया गया है। अब इसके जो मूर्तिकार है वो कौन है? लक्ष्मण व्यास जी हैं।
लक्ष्मण व्यास जी राजस्थान के हैं। यह मूर्ति शिल्प शुद्ध कांस्य की बनी है, जिसमें डेढ़ यानी छोटे छोटे 150 हिस्सों में बना के वहां पे स्थापित की गई। और यह स्तंभ कितना है? 95,9,500 किलो का है और 605 मीटर ऊंचा है। ये कौन सा? अशोक स्तंभ। इसे इटालियन लॉस्ट वैक्स शैली में बनाया गया। किसमें? ये भी लॉस्ट वैक्स की इटालियन शैली में। फिर अच्युतन रामचंद्र नायर, इनका निधन 29 अगस्त 2022 को हो गया। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? कमल सरोवर, ययाति, काली पूजा, उर्वशी, यादवों का अंत, ये क्या है? इनकी फेमस कृतियां हैं। अच्युतन कुद्दुलुर ये अमूर्त शैली के कलाकार थे। इनका निधन जुलाई 2022 में हुआ। फिर अगले हमारे महाराजा सुहेल देव जी। तो महाराजा सुहेल देव जी की भी 40 फीट ऊंची एक प्रतिमा है। कहाँ पे? बहराइच में स्थापित की गई है। और समता की प्रतिमा जो कि रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसको समता की मूर्ति कही गई। यह मूर्ति सिर्फ कहाँ? हैदराबाद में 5 धातु से बनाई गई। यह विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति, यानी बैठी हुई सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की। इसको चिन्नाजियार ने बनाया। किसने? चिन्नाजियार। फिर आता है नैमिषा। नैमिषा क्या है? समर आर्ट फेस्टिवल 2022। नैमिषा समर आर्ट फेस्टिवल है। इसका आयोजन दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा 2018 में शुरू हुआ था। कहाँ? 2018 से शुरू हुआ। इसका प्रतिवर्ष होता है। क्या है? हर साल होता है। फिर एक ऐप आया है म्यूजियम ऑफ इंडिया, यानी भारत का संग्रहालय ऐप। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो पुरावशेष जो मिले हैं, लगभग 750 पुरावशेषों को इसमें किया गया है। इसको सीडेक इंडिया, क्या है? सी फिर डीएसी, सीडेक इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। सीडेक इंडिया क्या है? संस्था है, इसके इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया इस ऐप को। टेम्पल 360, ये तो हमने देख लिया, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पहले इसमें क्या था? 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के थे, लेकिन अभी क्या है? लगभग जितने भी फेमस मंदिर है उन सबको जोड़ा जा रहा है। फिर अगली है हमारी दुर्गाबाई ब्याम। तो दुर्गाबाई ब्याम जी क्या है? ये इसलिए 2022 में न्यूज में थी। ये गौड़ जनजाति की लोक कला है। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये डिगना कला की चित्रकार है। क्या है? डिगना। डिगना कला कहाँ बनाई जाती है? दीवारों और फर्शों पर। मेन क्या है? ये गौड़ जनजाति कला से है। और डिगना कला जिसे दीवारों और फर्शों पे बनाया जाता है। तो भारत मंडपम हमने देख लिया था। तो इस तरह से कुछ ये करंट अफेयर थे। और भी जो बचे हैं उनको भी एक और वीडियो सीरीज में लाके हम देखेंगे। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन हर उसमें एक क्वेश्चन को लेके आऊँगा, जिसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में, प्रश्न को नोट कीजिए आप लोग, हाल ही में स्थापित 5 फीट नृत्यांगना की मूर्ति, हाल ही में 5 फीट स्थापित को यहाँ पे से हटाइए, हाल ही में 5 फीट ऊंची नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नंबर 1 राम मंदिर अयोध्या, दूसरा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, तीसरा है हमारा इंडिया गेट परिसर, इंडिया गेट परिसर
नई दिल्ली। और चौथा हमारा क्या है? भारत मंडपम। भारत मंडपम नई दिल्ली। 4 हैं। आप लोग ऑप्शन में देना, जैसे एक, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ। बाकी पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।